हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम्ड यूपीएससी स्टिंगर। और आज के इस सेशन में हम आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर जो एक तरह की सर्विस है जिसे यूपीएससी ऑफर करती है आफ्टर क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो उस सर्विस के बारे में हम बात करेंगे। ये एक तरह का नेक्सस है सभी डिफेंस सर्विसेज का, जैसे कि डिफेंस स्टेट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, आईएएस की सर्विस भी आती है इसके अंदर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इतनी यूनिक सर्विस है जिसके अंदर आप इन सभी सर्विसेज का फील ले पाएंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक तरह की ग्रुप बी सर्विस है। आई होप आपको पता होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या फर्क होता है, बट इसके अंदर जो प्रमोशन के एस्पेक्ट है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ए और ग्रुप बी से कितना दूर है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले दूसरी बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सेशन कंडक्ट करने के लिए जो रिसर्च करनी पड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ी है। ये इजीली अवेलेबल चीज़ नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो आई होप यू वुड रिकॉग्नाइज इट। शुरुआत करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स से, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो होता रहेगा सब्सक्राइब। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इसके अंदर ये सर्विस आती है आपकी। ये बहुत ही हैंडसम और गॉर्जियस मिनिस्ट्री है, इसके सभी वेल नोन है इस मिनिस्ट्री के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं ऐसी मिनिस्ट्री का नाम लेते हुए शर्मा हो गए कि पता नहीं कहाँ पे फंस गए। इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? हर जो सिविल सर्वेंट है वो 2 साल के प्रोबेशन के लिए होता है, जिसमें से 1 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। सेम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाइड होता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेरी के अंदर, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, पीजीडीएम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल डिफेंस कॉलेज और XYZ, इन सभी जगह के ऊपर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। इनमें रूम्स कैसे होते हैं, फूड कैसे होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ये बेस्ट ऑफ द मतलब आपको हर चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह का फूड, हर तरह का घूमना फिरना, इनका तो भारत दर्शन इनकी ट्रेनिंग के अंदर ही छिपा हुआ है, राइट। तो चलिए इसके बाद फर्दर शुरू करते हैं। क्या ट्रेनिंग अकेडमी कोई पिक्चर है? ओप्स, ये नहीं है, क्योंकि एक तरह की सीक्रेट सर्विस की तरह ये लोग काम करते हैं। अब इसे सीक्रेट सर्विस क्यों कहते हैं, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। पर इससे पहले इस पूरे सिस्टम की हायरार्की जान लेते हैं। हायरार्की में यहाँ पे MTS होते हैं और फिर उसके बाद आपके सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी। प्रॉब्लम इसके अंदर बस एक ही है हायरार्की के अंदर, कि जो AFHQ के जो ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लिए सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। IRS के लिए भी ये रिजर्व होती हैं और IAS के पास तो होती है। IPS के लिए DGP इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी होता है। तो आपके पास मल्टीपल जो है सेक्रेटरी बनने के चांसेस हैं अगर आप अदर सर्विसेज के अंदर हैं, बट आपने अगर AFHQ चूज किया है तो आप सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे, दैट फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे जो नाम है वो बहुत ही बेहतरीन है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे क्या कोई और सर्विस है जो अटकी पड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल, ITS, इंडियन ट्रेड सर्विस। फ्यूचर इनका पता नहीं कैसा होगा, इनका भी और इनका भी। मतलब होप है कि हमेशा कोई भी डिपार्टमेंट है वो एक्सपैंड होता है, तो वो एक्सपैंड होगा तो उस वहाँ पे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो जो ये इंडियन ट्रेड सर्विस है, ये भी लोग सेक्रेटरी तक नहीं पहुँच पाते और AFHQ वाले भी जॉइंट सेक्रेटरी तक ही रह जाते हैं। डेजिग्नेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप शुरुआत करेंगे तो असिस्टेंट के पोस्ट पे भर्ती की जाती है यहाँ पे CGL के लोगों की, राइट। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आफ्टर क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो 4800 पे होगी, ठीक है। ये लेवल 8 के अंदर काउंट किया जाता है। और उसके बाद 4 साल, जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे, यू वुड काउंटेड टू द लेवल 10, राइट। आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये गैजेटेड पोस्ट होती है, राइट। दिस इज अ गैजेटेड पोस्ट, ऐसी बात नहीं है कि ये नॉन गैजेटेड है, ये गैजेटेड पोस्ट है। और यहाँ पे भी आपकी गैजेटेड तो हो ही जाएगी। सिर्फ 4 साल के अंदर आपकी लेवल 8 से लेवल 10 पे जंप कर जाते हैं और यहाँ पे आप सेक्शन ऑफिसर कहलाए जाएंगे। बस शुरुआत में आपका नाम बहुत खतरनाक नहीं होगा, जैसे ITS वाले असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का नाम कहलाते हैं, वैसा आपका नाम नहीं होगा। लेकिन सेक्शन ऑफिसर से डेप्यूटी डायरेक्टर, यहाँ पे नाम में आपकी थोड़ी सी इज्जत आनी शुरू हो जाती है। फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर एंड देन द प्रिंसिपल डायरेक्टर। सो यहाँ तक इनकी ये हायरार्की रहती है। जैसा मैंने पहले बताया, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनके पास सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है। अभी वर्क प्रोफाइल कैसा है इनका? वर्क प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्स प्रोफाइल है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मतलब ये लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, प्रमोशन किनका? जो आर्मी के अंदर हैं, जो नेवी के अंदर हैं, जो एयरफोर्स के अंदर हैं, या जो दूसरे डिफेंस के कामों के अंदर हैं, उनका आप ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करते हैं। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक तरीका बचता है कि आपसे पहले या तो मिनिस्टर को पता होगा कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनने वाला है, या फिर आपको पता होगा। तो मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट नॉन अथॉरिटी वुड बी यू, राइट। तो यहाँ पे इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन आपके हाथ में रहती है। पॉलिसी प्लानिंग ये आप करते हैं। बजट, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो बजट होता है उसे आप प्रिपेयर करेंगे। लॉजिस्टिक्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, गन्स कितनी खरीदनी है, नहीं खरीदनी, क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, क्या आगे नहीं है, वो सब आपके हाथ के अंडर से होकर निकलेगा। उसके बाद सारे डिफेंस ऑफिसर्स की आपकी पेंशन्स, लीगल मैटर्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। मतलब देखिए, आप जज से लेके IRS से लेके
और इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पॉलिसी प्लानिंग, आईएएस की फील्ड, मैनेजमेंट पर्सनल का, तो आपके पास नंबर ऑफ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जहाँ चाहें वहाँ अपना काम कर पाएंगे। पोस्टिंग कहाँ पे होती है? इनकी पोस्टिंग होती है ज़्यादातर, ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आर्मी कैंप का दिल्ली के अंदर। तो इसी तरह के जो है वो नेवी के पास भी होते हैं हेडक्वार्टर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, और एयरफोर्स पे, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर रहती है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर, ऐसा यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और डिफेंस सेक्रेटेरिएट साउथ ब्लॉक, देखिए साउथ ब्लॉक में रहने का एक अलग ही मजा है। साउथ ब्लॉक के अंदर लोगों को एंट्री तक नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है, और आपका वहाँ पे इतना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा कि आप वहाँ पे लगेंगे कि हाँ यार, डिफेंस मिनिस्टर को तो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, ऐसे इधर ही रहता है हमारे सामने आगे पीछे करके, ठीक है। तो मतलब यू गेट यूज टू एंटर इनटू द मोस्ट सिक्योरिटी एरिया जो साउथ ब्लॉक है, आप उसके अंदर आप एंट्री पा सकेंगे बहुत आसानी से। अब बात करते हैं इनकी पोस्टिंग की। इनकी पोस्टिंग और कहाँ कहाँ पे हो सकती है? इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बाकी के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के लिए काम दिया, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, इनकी ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होती है, लेकिन अगर कोई दूसरे हेडक्वार्टर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी। अब इन सारी चीज़ों के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान दी होगी कि आपकी पोस्टिंग हमेशा हेडक्वार्टर में ही रहेगी। तो इसका क्या बेनिफिट है वो हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं। अभी इनके सामने और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ये डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी बनते हैं कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन और आरटीआई, कोऑर्डिनेशन किनका? तीनों फोर्सेस का आप कोऑर्डिनेशन करने के डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी बनते हैं। तो इट्स अ ह्यूज थिंग गाइस। और जब आप इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के अंदर होते हैं, तब आप एक पर्टिकुलर कैंटोनमेंट के हेड बन के रह जाते हैं या उसकी लैंड के हेड बन के रह जाते हैं, बट यहाँ पर आप पर्सनल का भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो अगर इसको इन्फ्लुएंस वाइज देखा जाए तो दे हैव द बेटर इन्फ्लुएंस देन आईडीईएस ऑफिसर्स, देन आरटीआई के अंदर आपकी रीच होती है। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं है, अगर आपको पार्लियामेंट में बैठना है, पार्लियामेंट्री ऑफिसर की फील कहलवानी है, तो आपके पास डायरेक्टर इन टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंट हो सकते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो तो हमने पहले देख ही लिया था, इसके तो अलग ही मजे हैं। तो ये सारी डेजिग्नेशंस भी आपके लिए अवेलेबल की जाती हैं, और इसमें आप ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई और आके यहाँ पे आईएएस या कोई और बीच में कूद पड़ेगा। बेनिफिट क्या है इस सर्विस का? सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तरह की ऑटोनॉमस सर्विस है। इसके अंदर ना ही सीजीएल के लोग एंटर कर पाएंगे आपके सामने, आपसे आगे बढ़ पाएंगे, ना ही यहाँ पे आईएएस बीच में जंप मारते हैं आपके काम के बीच में, ठीक है, ना ही यहाँ पे आईपीएस आते डेपुटेशन के ऊपर कि वो बीच में आके यहाँ पे कूद पड़ेंगे, ठीक है। और ये इतनी सारी चीजें ना होने के बावजूद, आपको ना होते हुए आपको क्या चीज मिलती है? कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप एक ऑटोनॉमस फील करते हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहेंगे आप वो डिसीजन एकदम धड़ल्ले से ले पाएंगे, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होगी, तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन करना है तो यू शुड फील इट एट अपर लेवल, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने इजी, मतलब दिल्ली में रहना और प्रिपरेशन करना ज़रा सा इजी रहता है, बाकायदा कहीं और ऐसे रिमोट एरिया के अंदर है कि प्रिपरेशन करने के बजाय। नेक्स्ट क्या है? सभी फैसिलिटीज आपको डिफेंस मिनिस्ट्री की मिलेंगी, सिवाय पेंशन को छोड़ के, जैसा कि सभी डिफेंस की सर्विसेज के अंदर होता है, पेंशन नहीं मिलेगी, बाकी आपको डिफेंस की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। अब अथॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर, ये बहुत ही यूनिक है। कैसे? कि सपोज आपके सामने दो बंदे हैं, एक है कांस्टेबल और एक है आपका एसएचओ, राइट, एक पुलिस स्टेशन में। अब एक कांस्टेबल सपोज अपॉइंटेड है डीजीपी के ऑफिस में, तो कहते हैं ना कि भाई डीजीपी का तो पीएम पे भी पावर जो है वो एक एसपी से ज्यादा होती है। अब सपोज ये कांस्टेबल फोन करेगा कि मैं डीजीपी ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन एसएचओ है, वो सीधा बोलेंगे यस सर, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। तो ये कांस्टेबल है। अगर ये अब आप समझ जाइए कि कांस्टेबल की पावर इतनी है कि एसएचओ फोन उठा के बोल रहा है जी सर कहिए। तो यही हेडक्वार्टर की फील होती है। अगर आप कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया में, और अगर आप हेडक्वार्टर में हो, तो हेडक्वार्टर की डेफिनेटली सी बात है कि अथॉरिटी ज़्यादा होगी आपके लिए। तो ये अलग से फील मिलती है हेडक्वार्टर में बैठे रहने की, और एक एश्योरिटी भी है कि आप हमेशा हेडक्वार्टर में ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको स्कैटर्ड जगह के ऊपर जाके उठा के फेंक दिया जाएगा, नहीं, आप हमेशा हेडक्वार्टर का हिस्सा ही रहेंगे। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सबसे बड़े ये हैं कि बैंड हैं कैमरा फोन्स। आप एंड्रॉयड फ़ोन लेके नहीं जा सकते। आप अपने कैंपस में फ़ोटो खींच के सेल्फी क्लिक करके ऐसा नहीं दिखा सकते कि देखो मैं आज यहाँ पे हूँ, कल वहाँ पे हूँ, फलाना ढिमकाना। कैमरा फ़ोन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कीपैड फ़ोन मिलेगा और फिर उससे आप कुछ कर नहीं सकते। पब्लिक इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड है, तो डिफेंस पर्सनल ही आपकी क्लाइंट होंगे, उन्हीं को आपको देखना होगा। तो कोई पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा खास है नहीं। दूसरी ग्रुप बी सर्विसेज की तरह भी नहीं है, जैसे कि डानिक, जिसके अंदर आपको बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी मिलती है, आपको एसडीएम की पोस्ट मिलती है, आपके पास अथॉरिटी दी जाती है। डानिक जैसे कि जिसमें एसीपी बना जाता है। अगर इन दोनों के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अर्लियर वीडियोस, किसी ने नहीं देखी हो तो देन यू कैन वॉच। तो ये डानिक्स और डानिप्स की जैसी भी नहीं है, मतलब जिसके अंदर आपको गाड़ी बंगला वगैरह की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी।
उसके बाद ये एक मोनोटोनस टाइप की जॉब है। शुरुआत में आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है कि मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी, लेकिन अगर एक बार आपने इन सभी को सीख लिया देन ये एक मोनोटोनस जॉब हो जाएगी। अब जहां भी जाएंगे आप सेम वर्क ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हैं, फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाएंगे, फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जाएंगे, फिर आप डिजास्टर के अंदर जाएंगे, फिर आप कहीं और। ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ये काम एक बार सीख लिया तो हमेशा यही काम करना पड़ेगा। शायद इससे कोई उब सकता है, लेकिन किसी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल भी हो सकता है कि उन्हें नई नई चीजें नहीं सीखनी, बस एक बार कर लिया, बहुत सीख लिया, बहुत पढ़ लिया, अब बस काफी है, इनफ है। अब और ज्यादा हमें 19-20 के चक्कर में नहीं पड़ना। हनी ट्रैप्ड होने का मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सर्विस के अंदर। क्यों? ये कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को हमेशा सर्व करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है मोबाइल फोन्स बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स बैन होने की वजह से कॉन्फिडेंशियल मैटर्स यहाँ पे होते हैं। इसका यही रीजन है मोबाइल फोन बैन करने का। तो अगर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आपके पास में होंगे तो आपके ऊपर दुनिया नज़र गड़ा के रखेगी, जिसे आप ISI या फिर दूसरी CIA या रशियन एजेंसीज जो होती हैं वो नज़र रखेंगी कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो सके। तो हनी ट्रैप होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये जो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, ये जनरल पब्लिक नहीं जानती इस सर्विस के बारे में। तो अगर कांस्टेबल ने आपको कहीं किसी चौराहे के ऊपर पकड़ लिया तो आप बोलते रह जाना कि मैं आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस के अंदर काम करता हूं। तो वो कहेगा भाई नाम आर्म्ड फोर्सेस का तो सुनने में अच्छा लग रहा है, हेडक्वार्टर भी सुनने का अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सर्विस हमने तो नहीं सुनी। IS IPS IRS तो सभी ने सुनी होती है। तो यू माइट स्ट्रगल विद कांस्टेबल, उसको ये एडजस्ट करवाने के लिए कि मैं भी एक ऑफिसर हूं, मैंने भी UPSC क्रैक किया है। अभी देखते हैं रैंक कितनी चाहिए इसके लिए। रैंक 2020 में 743A की पोस्ट थी, वो वहीं से शुरू और वहीं से खत्म। ये सॉरी, दिस इज वैसे लिखा जा गया ही। और 2019 के अंदर 804 से रैंक शुरू हुई थी और 807 पे खत्म हुई थी। तो मतलब ये ज़्यादातर एंड में प्रीफर की जाती है। एंड में प्रीफर करने का ये वजह है कि ये एक तो ग्रुप बी जॉब है, राइट। ग्रुप बी सर्विस है और ग्रुप बी के इक्विवेलेंट अगर हम रखें तो डानिक्स और डानिप्स को रखते हैं। तो जो डानिक्स और डानिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर सर्विस मानी जाती है, क्योंकि वो एक IAS IPS की फील देती है, बट दिस डज नॉट गिव्स यू सच फील। तो इसलिए ये सर्विस जो है वो एंड में रखी जाती है। और क्या है, रियल में एंड में रखी जाने योग्य है? बिल्कुल, ये एंड में ही रखे जाने योग्य है। बाकी अगर किसी को प्रिपरेशन करना है देन दे कैन पुट इट फॉरवर्ड, अदरवाइज इट शुड बी अटेम्प्ट। सो अदर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जगह पे रखना है, मिडल में या ऊपर नीचे, देन दैट वुड बी योर पर्सनल चॉइस। So this session ends here and thank you.